गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है लाइट मतलब प्रकाश। ये वीडियो आपको बाइलैंग्वेज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों से ही मिलेगी। इससे पहले मैं आपको इस लेसन के 2 पार्ट करवा चुकी हूँ, ये पार्ट नंबर 3 है। बाकी 2 पार्ट्स को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन अपवर्तन बताने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगी। एक होता है आपके पास माध्यम डेंसर वाला, मतलब मीडियम होता है एक डेंसर मीडियम, और एक होता है लाइटर मीडियम। मीडियम आपको पता है माध्यम क्या होते हैं, जैसे हवा है, पानी है, ये एक माध्यम है। हवा अलग से माध्यम है, पानी का अलग से माध्यम है। या आप बोल सकते हो कि स्पेस है, अंतरिक्ष, वैक्यूम जहां आप निर्वात जिसे आप बोलते हो वो भी एक माध्यम है। माध्यम जिसमें से किसी चीज को गुजारा जाता है, ठीक है। मीडियम जिसके अंदर से किसी लाइट की किरण को गुजारा जाता है उसे आप माध्यम बोलोगे। तो आपके पास 2 टाइप के माध्यम पाए जाते हैं, एक होता है डेंसर, एक होता है लाइटर। डेंसर मीडियम क्या होता है, या डेंसर मीडियम क्या होता है मतलब इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा भारी माध्यम, मतलब एक हल्का माध्यम, और डेंसर का मतलब होता है भारी वाला माध्यम या जिसका घनत्व ज्यादा हो, ठीक है। डेंसर मीडियम के अंदर, भारी माध्यम के अंदर जो अणु हैं हवा में, जैसे आप लगा सकते हो धूल मिट्टी के कण हैं या अणु हैं जितने भी केमिकल्स के, वो ज्यादा होते हैं। डेंसर मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स ज्यादा पाए जाते हैं, लाइटर मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स कम पाए जाते हैं। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है। जैसे एग्जांपल लेती हूं मैं आपके लिए, एक है आपके पास हवा और दूसरा है पानी। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाती है, ठीक है। तो हवा के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो बहुत कम होते हैं। पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। ये आपको पता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड का जब आपने डिफरेंस किया होगा तब इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं या उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जबकि पानी के मॉलिक्यूल्स हवा के मुकाबले ज्यादा होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी हवा के मुकाबले बहुत कम होता है। तो इसके अंदर पानी जो होगा वो होगा डेंसर मीडियम और हवा जो होगी वो होगी लाइटर मीडियम, ठीक है। अगर मैं पानी की जगह ले लेती हूं निर्वात, निर्वात मतलब वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर देखिए, वैक्यूम के अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, वैक्यूम बिल्कुल निर्वात होता है, कोई किसी टाइप का मॉलिक्यूल नहीं होता, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता। तो निर्वात के और हवा के बीच में डेंसर कौन होगा? हवा डेंसर होगी और निर्वात क्या होगा? लाइटर होगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि किस माध्यम में आपके अणुओं की संख्या ज्यादा हो सकती है, उसी को आप लाइटर बोल सकते हो। जिसके अणुओं की संख्या कम होगी वो लाइटर होगा, और जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स के नंबर्स ज्यादा होंगे, वो आपका डेंसर मीडियम होगा। ये एक छोटी सी बात थी क्योंकि ये रिफ्रैक्शन को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब लाइट का क्या है कि प्रकाश में एक गति होती है, प्रकाश एक गति के साथ चलती है। जितना ज्यादा लाइटर मीडियम होता है उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होती है। क्यों? क्योंकि हवा, जैसे जितना ज्यादा लाइटर मीडियम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी, क्योंकि हल्के मीडियम में, हल्के माध्यम में या लाइटर मीडियम में मॉलिक्यूल्स के जो नंबर होगा वो कम होगा और उसे टकराने वाली जो चीजें होंगी वो कम होंगी। अगर वो बार बार किसी से टकराएगी ही नहीं तो वो अपनी स्पीड को खोएगी भी नहीं। कोई वस्तु जितना ज्यादा टकराती है उतना ही ज्यादा क्या है, उसकी स्पीड घट जाती है, ठीक है। इसीलिए निर्वात में सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड पाई जाती है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वैक्यूम सबसे ज्यादा लाइटर मीडियम होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना।
अब उसके बाद देखो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। इस टॉपिक में इस बात का बहुत ही ज्यादा महत्व था, इसलिए मैंने इसे पहले बताया। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स इन अनदर मीडियम फ्रॉम वन मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आते वक्त बैंड हो जाना, मुड़ जाना, क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, अपवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक कांच का स्लैब, असल में तो इसका अलग से ही एक्सपेरिमेंट होता है, फिर भी मैं इसी के माध्यम से बताती हूँ। यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाके यहाँ पे तिरछी मुड़ जाती है। सीधा जाने की बजाय ये थोड़ा सा तिरछा मुड़ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या अपवर्तन। इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। पानी के गिलास में आप सिक्का डाल देते हैं, सिक्का डालने के बाद आप उसको ऊपर से देखिए, आपको सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तली पे नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में पानी का लेवल है, जो नीचे बॉटम है, पानी के लेवल की वजह से बॉटम आपको उठी हुई दिखाई देगी, मतलब जो तली है स्विमिंग पूल की, वो तली आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देगा। पेंसिल है, पेंसिल आप पानी के गिलास में इस तरह से डाल देते हैं तो बीच में से पेंसिल टूटी हुई दिखाई देगी। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा सब रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। अब ऐसा होता क्यों है? कॉज क्या है, मतलब इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्पीड ऑफ लाइट। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आते वक्त लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो आपको बैंड होती हुई नजर आती है, ठीक है। एक गाड़ी है, फुल स्पीड से जा रही है, एकदम से अगर वो स्टॉप होगी तो थोड़ा सा तो रास्ता बदलेगी ही। ऐसा तो है नहीं कि स्पीड बेशक से कम होगी तो भी वो इतनी सीधी चल रही है, थोड़ा सा रास्ता तो बदलती है, ठीक है। इसी तरह जो लाइट है वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाती है, तब उसकी स्पीड में चेंज आता है। उसकी स्पीड में, उसकी गति में चेंज आने की वजह से, परिवर्तन आने की वजह से आपको वो प्रकाश की किरण मुड़ी हुई दिखाई देती है, आपको वो जो लाइट की किरण है वो आपको बैंड होती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन कोज होता है। अब इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। कॉइन इन अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब एक पानी के गिलास के अंदर सिक्का जो कि तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। या पेंसिल, पेंसिल भी आपको बैंड हुई दिखाई देती है या मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके बाद हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन एक कांच के स्लैब के अंदर से। कांच का स्लैब आपको पता है, हवा से कांच के अंदर लाइट की किरण जाएगी। हवा लाइटर मीडियम है, कांच डेंसर मीडियम है। तो जब हवा के माध्यम से लाइट कांच के अंदर एंटर करती है, यहां पर स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट अपना रास्ता बदल जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से वो अपना रास्ता बदल गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर वापस से डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है। अब यहां पर स्पीड कम हो गई, यहां पर वो फिर से स्पीड पकड़ जाएगी, तो यहां से फिर से उसका रास्ता क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। जो ये प्रकाश की किरण गिराई है, मतलब मैंने ड्रॉप करवाई है या आप चेक कर रहे हैं, वो प्रकाश की किरण क्या होगी? इंसिडेंट रे। क्या होगी आपकी? इंसिडेंट रे। जब किसी माध्यम के अंदर ये आकर बैंड होगी, ये बैंड हुई किरण, आप क्या बोलोगे इसे? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे वही आपतित किरण, आपतित किरण, और रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण। ये इसके बीच का नॉर्मल है, मतलब इसकी मध्य रेखा है। आपतित किरण के साथ जब मध्य रेखा कोण बनाएगी तो उसे हम बोलेंगे आपतित कोण। कोण आई, मतलब एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और जब रिफ्रैक्टेड रे के साथ ये एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल बनाएगी, तब हम इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपतित कोण, ठीक है। लिख देती हूं मैं, ये है आपतित कोण।
और ये है आपका अपतित कोण। मतलब ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। इसी टाइप से नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल एंड नीचे बनेगा आपका इंसिडेंट एंगल। और जो ये रेखा होगी, ये किरण होगी, इसको आप बोलोगे एमर्जेंट रे, ठीक है, एमर्जेंट रे। देखो ये जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन मैंने जानबूझकर बनाई है ताकि आपको दिखे कि जो ये रेखा है, किरण की जो ये रेखा, मतलब प्रकाश की जो ये किरण है, इसको इस तरह से सीधा आना था, लेकिन ये मीडियम चेंज होने की वजह से अपना रास्ता भटक गई और ये इस तरह से, इस रास्ते से आई, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब उसके बाद देखिए हम करते हैं रिफ्रैक्शन के नियम, इसके जो आपके पास लॉज हैं वो आपने परावर्तन जब मैंने करवाया था, परावर्तन के भी मैंने नियम करवाए थे, इसी टाइप से इसके नियम हैं। इसके दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम थे सेम, इसी तरह इसके भी दो नियम हैं। पहला नियम तो रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सब पिछली बार की तरह एक ही प्लेन में, एक ही तल पर लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा जो नियम है उसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स का नियम बोलते हैं उसको, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई बटे साइन आर, मतलब इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन, आपतित कोण का साइन लेने के बाद और बटे में होगा अपवर्तित कोण का साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई बटे साइन आर क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस एंगल का भी मैंने साइन कोस कर लिया, मतलब 10th क्लास में आपने किया होगा साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन के साथ ले लिया, इसको भी मैंने साइन एंगल के साथ ले लिया, तो आपका जब साइन आई और साइन आर होगा वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। ये था आपका स्नेल्स लॉ। ये रिफ्रैक्शन के दो नियम थे, बस सेम है, परावर्तन में और अपवर्तन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है नियमों में, एक नियम तो दोनों का ही बराबर है, उसमें भी सेम प्लेन लाई करता था, इसमें भी सेम प्लेन लाई करता है। दूसरा एंगल्स का था, उसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, लेकिन इसमें क्या है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। बस ये दो नियम आपके अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसके लेंसेज के बारे में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे कैसे हम लेंस बनाते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए बारी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मतलब अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है, इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। मतलब पहले माध्यम के अंदर प्रकाश की गति बटे दूसरे माध्यम के अंदर प्रकाश की गति, इससे आपका निकलता है अपवर्तनांक। क्या, अपवर्तनांक। ये एक रेशियो होता है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कहां पर कौन से माध्यम में कितनी गति के साथ आपके प्रकाश ने बैंड किया है, या फिर किस गति के कारण आपके रिफ्रैक्शन में बैंड हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसी बेसिस पर आपके निकलते हैं स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल, आपने मिरर्स के बारे में सुना है, स्फेरिकल मिरर्स मतलब गोलीय दर्पण आपने पढ़े थे। तो अब हम करते हैं गोलीय लेंस के बारे में। गोलीय लेंस क्या होते हैं, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन ऑफ बोथ सरफेस आर कर्व्ड। मतलब ऐसे दो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी माध्यम जिनको दो सरफेसेस को जोड़ के बनाया जाता है जिन्हें,
और दोनों ही सरफेसेस कर्व्ड होते हैं, मतलब घुमावदार होते हैं इस टाइप से। ठीक है, दो सरफेस से मिलकर ये बनता है लेंस, दो दर्पणों से मिलकर ये लेंस बनाया जाता है, और दोनों के दोनों ही कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, कर्ड होते हैं, घुमावदार होते हैं। तो इस बेसिस पे आपके पास दो तरीके के लेंस पाए जाते हैं, जैसे दो तरीके के दर्पण पाए गए थे, कनकेव एंड कन्वेक्स। बट इसमें मामला उल्टा हो जाता है। कन्वेक्स लेंस वही उत्तल लेंस, कनकेव लेंस अवतल लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, कन्वेक्स लेंस बनता कैसे है, देखो आपको पता था ये वाला कौन सा दर्पण होता है, ये वाला दर्पण कौन सा था, कन्वेक्स था ना, सॉरी ये वाला जिसके अंदर अंदर लाइट जाती है कौन सा था, ये कनकेव मिरर था। दो कनकेव मिरर, नाम बिल्कुल उल्टे याद रखोगे। कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है, कनकेव मिरर्स को जोड़ने से बनता है, एकदम उल्टा हो गया इससे। कन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा, कनकेव मिरर्स को जोड़ के बनेगा, मतलब उत्तल लेंस कैसे बनता है, अवतल दर्पणों को जोड़कर बनता है। दूसरी तरफ कनकेव लेंस कैसे बनता है, अवतल दर्पणों को जोड़कर बनता है। कनकेव लेंस कैसे बनता है, देखो ये इस टाइप से था, है ना, तो दो उत्तल लेंसेज को जोड़ के, उत्तल दर्पणों को जोड़ के क्या बनाया गया है, एक अवतल लेंस बनाया गया है। इसके अंदर दो उत्तल दर्पण जुड़े हैं, अवतल लेंस को बनाने के लिए दो उत्तल दर्पण जुड़े हैं, और उत्तल लेंस को बनाने के लिए दो अवतल दर्पण जुड़े हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं। थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर्स पे से पतले होते हैं। थिन फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर पे से पतले होते हैं। थिक एट सेंटर, सेंटर से मोटा होता है। ठीक है, एंड कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी। कन्वर्जिंग क्या होता है, अभिसारी। अभिसारी जो सभी किरणों को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है, एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देता है, उसे आप क्या बोलते हो, अभिसारी। ये कनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस क्या करेगा, थिक फ्रॉम कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे से मोटा होगा, देखो मोटा है कॉर्नर्स पे से, और थिक एट सेंटर, थिन एट सेंटर, थिन मतलब पतला, बीच में से कैसा है, पतला है। डाइवर्जिंग मतलब अपसारी, अपसारी का मतलब किरणों को ऐसे फैला देगा। ठीक है, फैलाने का काम करेगा। ये किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करने का काम करेगा, और ये वाला लेंस बिंदु किरणों को दूर दूर फैलाने का काम करेगा। ठीक है, समझ आ गया इतना। अब इसी बेस पर बनते हैं आपके प्रतिबिंब। जैसे आपने दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे, वैसे ही आपके लेंसेज के प्रतिबिंब हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे कन्वेक्स लेंस के प्रतिबिंब, मतलब उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले इसके बारे में कुछ बताऊंगी। अब देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर फोकस किस तरह से लगाए जाते हैं। ये मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया, मतलब कन्वेक्स लेंस ले लिया, दोनों तरफ मैंने इसके गोले पूरे कर दिए इमेजिनरी, काल्पनिक रूप से। ये थोड़े से टेढ़े बन गए, ठीक है, माइंड मत करना। तो बीच में से वही मैंने एक्सिस ले लिया, अक्ष ले लिया। ठीक है, इस गोले का जो सेंटर है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है F2, और इसकी जो सरकमफ्रेंस पे, मतलब यहाँ पर जो वक्रित केंद्र था ना, जैसे मिरर्स के अंदर, दर्पणों के अंदर वक्रित केंद्र था, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब, तो उसी के जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, जिसको मैंने नाम दिया है 2F2। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले गोले के अंदर चलते हैं, सर्कल के अंदर जाते हैं। तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, आपका F1 होगा, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2F1 होगा। ठीक है, ये था कन्वेक्स लेंस के लिए। दोबारा देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले का, पहले सर्कल का 2F1 F1,
और दूसरे सर्कल का F2 2F2, C की जगह 2F2, F की जगह F1 और F2, ठीक है। सेम एज कनकेव लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए दोनों तरफ मैंने गोले पूरे कर लिए हैं। अब देखो इसके लिए F1 सेम 2F1, उसके लिए F2 सेम 2F2, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि इन चारों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इन चारों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो सेम होना चाहिए। अब हम शुरू करते हैं आपके कनकेव कन्वेक्स लेंस के डायग्राम्स। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे एक बार देख लो। पहले शुरुआत में जैसे मैंने पहले दर्पण के करवाए थे, सेम उसी के जैसे करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूं कि ये बनते कैसे हैं, ठीक है। देखो सपोज ये आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, बनाया है, यहां से एक्सिस निकल गए इसके, ठीक है। ये O है, ये F2 है, ये 2F2 है, सेम इस जैसे ये F1 है और ये 2F1 है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, उसकी पहली किरण लेंस से टकराने के बाद F2 से होकर जाएगी। पहली किरण लेंस से टकराने के बाद कहां से जाएगी? F2 से होकर जाएगी, इस तरह से, ठीक है। दूसरी किरण बीच में से बिल्कुल सीधी निकलेगी, बिल्कुल सीधी निकलेगी, और जहां पर ये दोनों किरणें आपस में टकरा जाएंगी वहां पर क्या बन जाएगा? आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब शुरू करो इसके प्रतिबिंब बनाना। देखो इसको मैं इरेज ही कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए, ये आपका एक उत्तल दर्पण, मतलब उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। ये हमारा O है, ये F1, 2F1, F2, 2F2। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो ये डिस्टेंस है ये क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब पहले की तरह मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी पे रख दिया। हमें नहीं पता जगह कौन सी है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये हमें नहीं पता। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया आपका A एंड B, जैसे कि आपका दर्पण में हुआ था सेम। तो इसकी पहली किरण ऊपर से गई, लेंस से टकराई, नीचे से भी जाएगी तो भी कहां पर टकराएगी? लेंस से टकराएगी। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपकी कोई किरण लेंस से टकराती है तो लेंस से टकराने के बाद वो कहां से निकलेगी? F2 से निकलेगी। इसीलिए यहां से जो किरण बैंड होगी, मतलब अपवर्तित होगी, रिफ्रैक्टेड होगी, वो कहां से जाएगी? F2 से जाएगी। नीचे से भी, नीचे वाली भी कहां से जाएगी? F2 से जाएगी। इस तरह से यहां पर क्या बन गया? आपका प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब बन तो गया, लेकिन इमेज बन तो गई, लेकिन बनी कैसी है? इस बात से और दोबारा अच्छे से कर लेते हैं। मैंने बताया था लेंस से दाईं तरफ, लेंस के दाईं तरफ, लेंस के दाईं तरफ जब बनेगी तो कैसी बनेगी? आभासी और सीधी बनेगी। मिरर से बिल्कुल उल्टा काम होगा, ठीक है। लेंस के दाईं तरफ जब बनेगी तो कैसी बनेगी? आभासी और सीधी। और लेंस के पीछे की तरफ जब बनेगी तो कैसी बनेगी? वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक तथा उल्टी। मैं एक बार यहां लिख देती हूं। इस तरफ जब बनेगी तो कैसी बनेगी आपकी? इमेजिनरी या वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब आभासी तथा सीधी। और लेंस के पीछे जब बनेगी तो कैसी बनेगी? रियल एंड उल्टी, मतलब क्या बोलते हैं उल्टे को, याद नहीं आ रहा। रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है।
तो अब शुरू करते हैं अगली इमेज। यहां पर आपकी इमेज कैसी बनी है, देखो कहाँ बनी है, लेंस के दाईं तरफ बनी है, इस हाथ को बनी है ना, ये वाला। अब यहां पर जब आपकी इमेज बनती है तब कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो आपकी इमेज कैसी बनी यहां पर, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा बना है, बिल्कुल लाइक अ पॉइंट, स्मॉल साइज लाइक अ पॉइंट। तो यहां मैंने लिख दिया स्मॉल साइज लाइक अ पॉइंट, ठीक है, लाइक अ पॉइंट, ये लिख देना। और कहां बनी है, एट F2। कहां बनी है, एट F2, F2 के ऊपर बनी है। समझ आई? पहली किरण लेंस से टकराने के बाद ऊपर से F2 से होकर निकली, दूसरी किरण लेंस से टकराने के बाद नीचे से F2 से होकर निकली। जहां पर दोनों किरणें आपस में टकरा जाएंगी वहां पर क्या बन जाएगा, आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगली की तरफ। अब मैंने रखा है बियॉन्ड 2F1। अब देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा है, मतलब जब आपकी वस्तु 2F1 से परे रखी है, तो ये है आपका F1। थोड़ा सा नजदीक बना लो भाई, F1, ये हो जाएगा 2F1, ये है आपका F2, ये बन गया आपका 2F2। ठीक है, अब की बार मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है A एंड B। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहली किरण कहां से जाएगी, लेंस से टकरा गई और कहां से निकली, F2 से निकली। ठीक है, दूसरी किरण कहां से निकली, बिल्कुल इसके सेंटर से होते हुए ये निकल गई। ठीक है, दोनों किरणें कहां पर मिली, इस बिंदु पर, मिला दो इस बिंदु को, तो ये क्या बन गया, B डैश A डैश। ठीक है, पहली किरण यहां से लेंस से टकराने के बाद F2 से निकल गई, दूसरी किरण सेंटर से होते हुए मतलब O से होते हुए सीधी चली गई। तो ये दोनों जब किरणें आपस में टकराएंगी तो क्या बन जाएगी, आपकी इमेज बन जाएगी, मतलब प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, क्या बनी है, ये कैसी बनी है, रियल। रियल मतलब वास्तविक एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक तथा उल्टी। दूसरी कैसी बनी है आपकी, ये स्मॉल इन साइज, छोटी बनी है। थर्ड कहां बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, कहां कहां बनी है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ये थी इसकी दूसरी इमेज। अब करते हैं इसकी तीसरी इमेज। तीसरी इमेज, जैसा कि आपके पास दर्पण में तीसरी इमेज में थोड़ा सा चेंजेस था, लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो चलिए इसकी तीसरी इमेज करते हैं। तीसरी इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपका, ऑब्जेक्ट रखा है एट 2F1। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 2F1 पर रखा है। सेम लेंसेज बन गए, एक्सिस बन गया, पॉइंट्स O, F2, 2F2, F1, 2F1। ठीक है, तो अब की बार आपका ऑब्जेक्ट रखा था 2F1 पर, है ना। ऑब्जेक्ट जब 2F1 पर रखा था तो ये गया आपका पहली किरण, ये AB आपके पास ऑब्जेक्ट था, ये इसकी पहली किरण गई, तो सेम टकराने के बाद किससे जाएगी, F2 से। किससे जाएगी, F2 से। दूसरी किरण कहां से निकलेगी आपकी, कहां से निकलेगी, सेंटर से, और ये जाके मिल गई यहाँ पर। ठीक है, कहाँ बना है आपका, इमेज देखो बिल्कुल यहाँ बनेगी,
बी डैश ए डैश, ये कहाँ बनी है? बिल्कुल 2f2 के नीचे बनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड क्या बनी है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या बनी है? सेम साइज। थर्ड क्या बना है? एट 2f2, कहाँ बनी है? 2f2 के ऊपर बनी है। ठीक है, अब की बार जो ऑब्जेक्ट रखा है वो मैंने रख दिया इन दोनों के बीच में। मतलब देखो, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक तथा उल्टी, सेम साइज बिल्कुल समान आकार की, एट 2f2 कहाँ पर बनी है? 2f2 पर। ठीक है, अब देखिए आपका दूसरा है अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बिटवीन f1 एंड 2f1। अब की बार कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? f1 और 2f1 के बीच में रखा है। तो ये बन गया लेंस, ये इसका एक्सिस, ये है f1, ये है O, ये है 2f1, यहाँ पर f2, ये 2f2। ठीक है, अब की बार ऑब्जेक्ट रखा है आपका बिटवीन f1 एंड 2f1, ये रहा इस टाइप से। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट लेंस से टकराने के बाद f2 से, दूसरा पॉइंट सेंटर से होता हुआ ये रहा। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है आपकी? देखो पीछे बन रही है 2f2 से, ये था आपका A B। पहली किरण कहाँ पर गई? लेंस से टकराने के बाद 2f2 से निकली, दूसरी किरण सेंटर से निकल के बिल्कुल स्ट्रेट बनी कहाँ है? ये बनी A डैश B डैश। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसकी लिख सकते हो कैसे? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक तथा उल्टी, वास्तविक तथा उल्टी। दूसरी बियॉन्ड 2f2, 2f2 से भी परे बनी है। ठीक है, थर्ड कैसी बनी है? लार्ज इन साइज, वस्तु से कैसी बनी है? बड़ी बनी है। ठीक है, वस्तु से बड़ी बनी है, वास्तविक तथा उल्टी बनी है, 2f2 से परे बनी है। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी फिफ्थ इमेज। अब की बार ऑब्जेक्ट रखा है आपका f1 पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट है एट f1, तो बनाओ, ये है हमारा लेंस, ये है उसका एक्सिस, ये उसका सेंटर, ये f1, ये 2f1, यहाँ पर f2 एंड यहाँ पर 2f2। ठीक है, अब की बार ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पर? f1 पर A एंड B। वही काम करेगा जो हमेशा करता है, लेंस से टकराने के बाद f2 से, और फिर कहाँ से? सेंटर से। देखो रेखाएं कैसी जा रही हैं? बिल्कुल समांतर जा रही हैं। कैसी जा रही हैं? समांतर जा रही हैं। और समांतर रेखाएं हमें पता है कहाँ मिलती हैं? एट इन्फिनिटी, अनंत पर। एक पागल साइंटिस्ट ने बोला था कि समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो अब देखो कहाँ बनी है, यहां मैं लिख देती हूँ रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वास्तविक तथा उल्टी। ठीक है, दूसरा कैसे बनी है? कैसी बनी है? लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज। थर्ड कहाँ बनी है? एट इनफाइनाइट मतलब अनंत पर बनी है। ठीक है, साइंटिस्ट ने ये इमेजिनरी बोला है,
इसीलिए बोला है कि भाई ये इनफाइनाइट पर मिलते, अनंत पर मिलते, क्योंकि समांतर रेखाएं कहीं मिलती नहीं है। या तो ये थ्योरी है जिसके बेस पर बोला गया है कि ये अनंत पर मिलती है। अब चलिए फाइनल वाला करते हैं, बिल्कुल लास्ट वाला जो आपका इमेज है वो करते हैं। अब की बार ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन F1 एंड O। अब की बार लेंस के और भी ज्यादा नजदीक रख दिया मैंने। ये लेंस, ये इसका एक्सिस, ये F1, ये F2, ये इसका सेंटर, सॉरी 2F1, ये F2 है और ये 2F2 है। ठीक है, अब की बार ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ लेंस के बिल्कुल पास में, तो वही लेंस से टकराने के बाद कहाँ पर, F2 से दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी, O से। तो आप इमेज इसकी देख सकते हैं कि एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और दूर जाने वाली किरणें कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो इसीलिए हमें इसे इमेजिनरी रूप से मिलाना पड़ेगा, काल्पनिक तौर से मिलाना पड़ेगा। तो मैंने इसको काल्पनिक रूप से मिला दिया इस टाइप से। ठीक है, काल्पनिक रूप से मिला दिया। तो ये कहाँ बनी है आपकी, थोड़ा सा और पीछे बनेगी ये इस टाइप से, ये बनेगी A' B'। कहाँ बनी है, 2F1 से पीछे, 2F1 से पीछे। तो लिखो इसको कैसे, कहाँ बनी है, बियॉन्ड 2F1। ठीक है, कैसी बनी है, अब की बार देखो चेंज, हमेशा इमेज लेंस से इस तरफ बनती थी, लेकिन अब की बार लेफ्ट हैंड साइड बन गई। ठीक है, तो गड़बड़ क्या हुई, अब की बार कैसी बनी है, ये वर्चुअल एंड रेक्ट, काल्पनिक तथा सीधी। अब की बार कैसी बनी है प्रतिबिंब, काल्पनिक तथा सीधी। एंड साइज कैसा बना है आपके पास, लार्ज साइज। कैसा बना है, लार्ज साइज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन और भी इंक्रीज हो, ताकि हम आपके सामने और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ। थैंक यू एंड नमस्ते।